आज मेरे साथ आयुष बैठे हैं जो कि इस साल 10th बोर्ड का परीक्षा देंगे और आज इनसे हम काफी क्वेश्चन पूछने वाले हैं और इनकी तैयारी को जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी तैयारी किस लेवल की है। ऐसे इनके भी मन में भी होगा, जैसे रुपेश के मन में था कि हमको अच्छा मार्क्स प्राप्त करना, इनके भी मन में होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने के बाद इनकी तैयारी का अंदाजा लगेगा और जब हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से भी हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा और आपके मन में भी उत्तर आना चाहिए, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि हम इनसे 20 से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आपको बताना है कि आपका उसमें कितना सही था, क्या 100% सही था या कुछ कम था। यदि कुछ कम था वो भी बताइएगा और पूरा था वो भी बताइएगा। यानी जितना क्वेश्चन पूछे आपको जरूर बताना है कि आपने कितना सही किया उसमें। मतलब मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद आयुष जब बता रहे हैं उसके पहले ही आपने जब आंसर बोला अपने मन में ही, तो इसका मतलब आपको पता है आंसर, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयुष अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम हुआ आयुष कुमार राज, मैं बरियरिया से का रहने वाला हूं और मैंने अपनी पढ़ाई आधारशिला क्लासेस से की है और मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि मैं पक्का इस बिहार बोर्ड में मैं टॉपर बनूंगा। मैं पहले कहीं और पढ़ता था 9th से पहले, तो मुझे मैथ में बहुत काफी वीक था, लेकिन जब मैंने 9th लास्ट में मैंने ज्वाइन किया आधारशिला क्लासेस, उसके बाद से मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ बन गया और उसके बाद से सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अब की बार 10th में 90% पार लाकर ही रहूंगा और आधारशिला क्लासेस और मैं अपने पंकज भैया और साथ ही अपने राज्य का नाम रोशन करूंगा। वेरी गुड। आयुष को नाम रोशन करना है, अपना भी नाम, अपने पिताजी का नाम, संस्थान का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट लेवल तक जाना चाहते हैं। वेरी गुड आयुष, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसे सोच रहे हैं आपका रिजल्ट भी उस टाइप का बने, ऐसा हमारा आशीर्वाद है आपके साथ और आपका मेहनत रंग लाएगा और आप ऐसा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, आयुष ने बताया कि ये पहले भी पढ़ाई करते थे किसी संस्थान में और उस समय इनका मैथमेटिक्स वीक था, अब इनका फेवरेट मैथमेटिक्स बन गया है। ये जब हम सुनते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। एक स्टूडेंट और एक बार आया था मेरे पास और वो 10th में फेल हो गया था, मैथमेटिक्स में उसका क्रॉस लग गया था और वो बोला कि भैया हमको मैथ में बस पास करा दीजिए, बाकी सब हम निकल जाएंगे। उसका मैथमेटिक्स में 60 नंबर आया, मतलब वो फेल हुआ था, उसका 15-16 मार्क्स आया था और वो मैथमेटिक्स में 60% तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसा बोलते हैं। आप कह रहे हैं वीक था, वीक से फेवरेट बन जाना, समझ रहे ना कितना मजेदार होता है। वीक था और फेवरेट बन गया, तो ढेर सारे क्वेश्चन भी इनसे पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस पूछना हम आपसे शुरू करते हैं, ठीक है। इससे आपकी तैयारी का पता लगेगा। अभी तो आप समझ पा रहे हैं कि आपकी तैयारी ठीक हो रही है, आप टेस्ट में भी अच्छा अंक लाते हैं संस्थान में, ऐसा हम देखते हैं। इनका 80-90% के आसपास मार्क्स रहता है, हमेशा रहता है। तो अब जो आप कैमरे के सामने जो आंसर देंगे, 20 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं, तो उससे आपका और क्लियर होगा कि आप कितना % तक आपकी तैयारी हो गई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइए पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है? पोटेशियम का 19 होगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, क्या जी सही है? बिल्कुल सही है, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है। आयुष, आपसे दूसरा क्वेश्चन, आप चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। C6H12O23। एक बार सोच करके बताइए। C12H22O11। आयुष बता रहे हैं चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, ठीक है। अब बढ़ते हैं आयुष से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा, आप बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान, कोई एग्जांपल दीजिए। उदासीन विलयन में क्या आता है? जैसे आप लवण को ले सकते हैं, वो उसका उदासीन विलयन उसका 7 ही होगा पीएच मान। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। वेरी गुड। आप बताइए श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है? श्वसन के दौरान हम CO2 गैस बाहर देते हैं और O2 लेते हैं। श्वसन के दौरान CO2 गैस बाहर निकलता है, क्या जी उत्तर सही है इनका? 100% सही है। चलिए साइंस के बाद अब चलेंगे हम हिंदी की तरफ। आपकी हिंदी की तैयारी कैसे हुई है बताइए। हमारी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी हुई है। हमारे जो कृष्णा भैया है, हम बहुत अच्छे तरीके से सिखाए हैं और उन्होंने हम लोग को इतना तैयार कर दिया है कि हम लोग हिंदी में आराम से हम लोग 90% पार ला सकते हैं आराम से, और हमारा ये उम्मीद है कि हम लोग 100% भी ला के दिखाएंगे इस बार। हिंदी में 90% लाएंगे। इनकी तैयारी हिंदी की काफी अच्छी हुई है। पता कर लेते हैं हम लोग कैसे बताते हैं उत्तर, इससे पता चल जाएगा। कहने में और करने में अंतर होता है ना,
तो बता रहे हैं अच्छी तैयारी हुई है। अगर क्वेश्चन का भी आंसर सही बताते हैं तो इसका मतलब सच में इनकी तैयारी अच्छी हुई है। साइंस में आपने देखा इन्होंने काफी खूबसूरती से उत्तर दिया है, एक भी गलत इनका उत्तर नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए हिंदी की तरफ चलते हैं। आप बताइए मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर लाल का बेटा था। मदन गिरधर लाल का बेटा था। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बताइए महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं, मैक्स मुलर को, मैक्स मुलर को। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, मैक्स मुलर को। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप बताइए हवा शब्द का लिंग बताइए। हवा शब्द स्त्रीलिंग। हवा शब्द स्त्रीलिंग है। हवा शब्द का कोई एग्जाम्पल दीजिए एक ठो, माने हवा शब्द स्त्रीलिंग, हवा शब्द से कोई एक लिंग आप निर्णय कीजिए। हवा, हवा बह रहा है, हवा बह रहा है, हवा पुल्लिंग ही होगा शायद। हवा बह रहा है या हवा बह रही है, बताइए, क्लियर कीजिए। हवा बह रही है, हवा बह रही है। हवा को हम स्त्रीलिंग ही मानेंगे, हवा बह रही है। ये थोड़ा इसमें फंसते हैं, लेकिन हवा बह रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये बह रहा है या बह रही है। हवा को हम स्त्रीलिंग, कंफर्म स्त्रीलिंग। हवा चल रही है नहीं, हवा बह रही है, हवा बह रहा है नहीं, हवा स्त्रीलिंग है। ठीक है आगे चलते हैं। आप बताइए बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि बहादुर ने उनके फेवरेट जो उनका बछड़ा था, मतलब उनका एक गाय था, उसको मार दिया था वो, जिससे वो उनके पास गई थी। नहीं, बहादुर की माँ, हाँ, वो जो उनके पास गई तो वो खेत में काम करी थी और उनके मालूम चला तो बहादुर पर कैसे गुस्सा हो गई थी, जिसके कारण बहादुर से वो गुस्सा हो गई थी और बहादुर इसी के डर से वो भाग भी गया था वो घर से। और जाके दूसरी जगह वो काम किया था, वहां से भी बहुत सारा बात हुआ जिसे हम और समय लगेगा बताने में। वेरी गुड। आप बताइए दसमुख कौन समास है? दसमुख द्विगु समास होगा। दसमुख बहुब्रीहि भी कह सकते हैं। दसमुख है दशानन होता है, रावण को कहते हैं। अगर हम ऑप्शन की दृष्टि से देखें, अगर सबसे पहले अगर उसमें बहुब्रीहि हुआ तो हम उसको बहुब्रीहि करेंगे, क्योंकि दसमुख दशानन को कहा जाता है रावण को। और अगर उसमें अगर बहुब्रीहि नहीं हुआ तो संख्यावाचक द्विगु होता है, तो उसको हम द्विगु मारेंगे। चलिए अच्छा उत्तर है आयुष का दसमुख के बारे में। इसके बाद हम लोग चलते हैं संस्कृत की तरफ। आप सबसे पहले अपने संस्कृत की तैयारी के बारे में बताएं। वैसे तो मतलब अगर बोला जाए तो संस्कृत अब थोड़ा बोलते हैं लोग हार्ड सब्जेक्ट होता है। संस्कृत मतलब हार्ड है, उसे समझने में दिक्कत होता है ये वो। लेकिन हमारे जो कृष्णा भैया है वो संस्कृत को हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, जिससे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लिए हैं। और हम लोग एक कोचिंग में हम लोग संस्थान में हैं, और मतलब सप्ताह पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट और महीने पर हम लोग का सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिससे हम लोग का तैयारी और अच्छा हो जाता है। और हम लोग को टेस्ट देने में अब डर भी खत्म हो गया है कि टेस्ट क्या होता है। हम लोग को एक नहीं होता है, आदत सी बन गई है कि हम लोग को मतलब कभी भी टेस्ट दे देना होता है। हम लोग का मतलब टेस्ट डर खत्म हो गया है। और संस्कृत हम लोग का बहुत अच्छा हो गया है। कुछ जैसे हम लोग किताब का तो कोई टेंशन नहीं है। हम लोग का कुछ है व्याकरण, तो व्याकरण को हम लोग को शॉर्ट तरीके से बताया गया है। जैसे हम लोग कैसे हम लोग देखते पहचान जाएंगे कि हाँ वो कौन सा समास है, कौन सा संधि है और कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन है, ऐसे हम सब समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे तो हम कहें तो हम लोग को बहुत अच्छा तरीके से हुई है संस्कृत तैयारी। बस हम लोग को अब अच्छे से रिवीजन करके और अच्छा हम लोग को बोर्ड में करना है। वेरी गुड। आयुष की तैयारी संस्कृत की काफी बेहतर हुई है। बातचीत का कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है और कहीं ना कहीं से संस्थान का तारीफ भी घुसा रहे हैं। तो पहले आपसे नहीं ना कहा गया है कि आप संस्थान का बैठिएगा तो तारीफ कीजिएगा? नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। बस हमारे अंदर से जो फीलिंग आ रही है उसे हम व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि आप बैठिएगा तो। यह संस्थान का प्रचार नहीं है जी। संस्थान के बारे में जो फील कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि संस्थान में उनको संस्कृत को इतनी बारीकी से पढ़ाया गया है कि इन्हें लगता है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लग रहा है इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके कि सच में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। अब बताइए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना है। वेरी गुड। आप बताइए आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन दिलवाता था? वीरेश्वर। वेरी गुड। आप बताइए मनोहर नहीं मनोहर में कौन सी संधि है? गुण संधि। सोच कर बताइए। मनो जोड़ हर, मनोहर, मनो जोड़ हर। मनोहर नहीं है, मनोहर। मनोहर है।
यण संधि। यण संधि नहीं होगा आयुष, मनोहरा में विसर्ग संधि होगा। ठीक है, विसर्ग संधि होगा। चलिए अब हम लेकर के चलेंगे आयुष आपको मैथमेटिक्स के तरफ। मैथमेटिक्स आयुष का फेवरेट बन गया है, तो मैथमेटिक्स पूछेंगे हम और उम्मीद करेंगे कि इसका भी उत्तर आप अच्छे से दीजिएगा। चलिए आप बताइए, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताइए। गोले का आयतन, गोले का जो है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, क्या जी सही है? बिल्कुल सही उत्तर है, 4/3 पाई आर क्यूब। आप बताइए किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? असंभव घटना शून्य होगी। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होगी। कोई एग्जाम्पल दीजिए इसका। आप ऐसे ले सकते हैं कि मतलब अगर हम जैसे एक थैली ले लें, उसमें हम लाल गेंदे डालें, नीले गेंदे डालें, और उसमें आप पूछे संतरे रंग की गेंद को निकालने की क्या प्रायिकता होगी, तो उसमें संतरा गेंद है नहीं, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं? वो घटना असंभव है, उसे हम शून्य उसका लिख सकते हैं उसको। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, सही उत्तर है। चलिए आप बताइए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब बताइए tan 45 डिग्री का मान बताइए। 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। चलिए यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको पता हो और तब आपको द्विघात बहुपद बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? द्विघात बहुपद बनाना होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, और उसको हम लोग उसको द्विघात। देखिए आपको शून्यकों का योग और गुणनफल पता है, पहले से दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा तो निकालना होगा नहीं। शून्य केवल दिया गया रहता तब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होता। चलिए आप बताइए। उसको हम सूत्र पे बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बता रहे आयुष, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। आप बताइए, आप बहुलक का सूत्र बताइए। वर्गीकृत आंकड़ों का या अवर्गीकृत आंकड़ों का? वर्गीकृत आंकड़ों का। वर्गीकृत आंकड़ों का एमओ बराबर f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। फिर से बताइए क्योंकि हम मिस हो रहा है, एल छोड़ रहा है। हाँ सही में, एमओ बराबर एल प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। चलिए वेरी गुड। आप बताइए, जब आप ग्राफ खींचते हैं तो समानांतर रेखाएं कब होती है? समानांतर क्या तब होती है जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो। इसका कोई हल नहीं होता है। जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तब समानांतर रेखाएं होती है। आयुष बता रहे, क्या जी इसका उत्तर सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का उत्तर आयुष ने काफी अच्छे तरीके से दिया है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि शुरुआती चरण में आपको छोटी छोटी चीजें आपको बहुत परेशान करती थी और आप बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, एक उचित तर्क के साथ आप जो बता रहे हैं, ये काबिले तारीफ है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे चलेंगे सामाजिक विज्ञान के तरफ, लेकिन सामाजिक विज्ञान पर जाने से पहले आयुष आप बताएंगे कि आप मैथमेटिक्स अपना सब्जेक्ट थोड़ा बताइए कि आप घर पे कब कौन सा विषय पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स के लिए आपने टाइम क्या रखा है, या जब मन करता है तब जो भी मन किया पढ़ने लगते हैं? कोई आपका रूटीन है? थोड़ा इसे ही बताइए आप। देखिए हम मतलब ये नहीं है कि हमारा मतलब इतना टाइम से इतना टाइम हम मतलब पढ़ेंगे, हम इतना टाइम से इतना टाइम पढ़ेंगे, एग्जाम नहीं होता है। एक मतलब हार्ड रूटीन फॉलो करना, वो हम नहीं कर पाते हैं, हम वो करते भी नहीं। हम अगर हम पढ़ने लगते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा रूटीन बन जाता है। जैसे हम हमेशा मतलब सुबह में जैसे याद करने वाला सब्जेक्ट हुआ, जैसे सामाजिक विज्ञान हुआ, ऐसे मतलब जो मतलब सामाजिक विज्ञान का मतलब और सारा मतलब जैसे पार्ट हुआ, वो सबसे याद करने वाला सब्जेक्ट, उसे हम सुबह में रखते हैं, जिससे मतलब सुबह में मेरा माइंड एक्टिव रहता है और हम उसे याद कर पाते हैं। और ऐसे मैथ सब्जेक्ट हुआ, इसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत है और मैथ के लिए हमको कोई समय नहीं है कि मतलब हमारे मैथ में इस टाइम बनाएंगे तो हमसे बनेगा। तो मैथ को हम दिन में रखते हैं ताकि हमें नींद भी नहीं लगे, क्योंकि हमको आदत है कि हम दिन में हमको सोने का, तो उसी के लिए हमारा नींद हमसे दूर रहे, उसी के लिए हम सुबह दिन में हमको मैथ बनाना मजा आता है और मैथ बनाते हैं दिन में। और सुबह और रात को होता है, रात को पढ़ने वाला सब्जेक्ट, जैसे साइंस हुआ, ये सब हुआ, उसको रात को रखते हैं ताकि रात को हम पढ़ें और अच्छे से सॉल्व करें। और मैथ का जो हुआ तो मैथ को भी हम रात को भी बनाते हैं, क्योंकि मैथ का सुबह में हमको दिखाना होता है, चाहे भैया से देते रहे होमवर्क तो रात को भी बनाते हैं। लेकिन वैसे तो हम याद करना सब्जेक्ट को सुबह में रखते हैं और सब सब्जेक्ट को रात और दिन में बांटे रहते हैं। जो पसंद हो उसके लिए समय नहीं देखा जाता, सही बात है।
जो आपको पसंद हो, अगर आपको उससे बात करने का मौका मिले, तो आप ये थोड़ी कहिएगा कि 2 घंटा बाद या 4 घंटा के बाद चलो शुरू करते हैं। तो यही बात है, मैथमेटिक्स के लिए ये टाइम नहीं देखते, उसका कोई रूटीन नहीं है। बाकी याद करने वाले सब्जेक्ट के लिए इन्होंने रूटीन अपना रखा है। चलिए अच्छी बात है। तो सामाजिक विज्ञान की तरफ चलते हैं। आप बताइए सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे हुई है आपकी संस्थान में? समाज विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हुई है हमारे। आयुष जहां तक सामाजिक विज्ञान का बात है, ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है, क्या सच में ये बोरिंग सब्जेक्ट है? नहीं, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको समझते हैं तो आपके लिए बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको सोचते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर सिर्फ याद करेंगे तो बोरिंग सब्जेक्ट है, और आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करेंगे तो। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए तो आपको कोई आपको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को आप किसी घटना से और किसी को कंपेयर करके आपको बताते हैं तो वो अच्छी तरह से समझ में आता है। जो कि हमारे मंजीत भैया हैं, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और हम लोग का सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छा तरह से जाता है। लेकिन इसी में कुछ कुछ ऐसे होते हैं चैप्टर जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें भी दिक्कत होता है सामाजिक विज्ञान में। लेकिन उसे आप अच्छे से पढ़ना पड़ता है और थोड़ा समझना पड़ता है और थोड़ा याद भी करना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है कि सामाजिक विज्ञान तो चलो परीक्षा के टाइम में देख लेंगे, मेरा तैयारी हो जाएगा। ऐसे ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अब आप सिर्फ परीक्षा टाइम देख लेंगे तो कैसे याद हो जाएगा? आप पहले पढ़े नहीं होंगे तो कैसे होगा? आपको रिवीजन कर लेंगे हाँ परीक्षा से पहले तो आपको याद हो जाएगा, उसका बात अलग है। लेकिन आप सोचेंगे सिर्फ परीक्षा के मतलब 1 महीना पहले हम पढ़ लें, चाहे 1-2 दिन पहले पढ़ ले, तो ऐसा नहीं होगा। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जी, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मेहनत करना होगा। अगर मेहनत से भागोगे तो सफलता तुमसे भागेगी। मेहनत जी जान लगा के करके करना होगा, मेहनत दबा करके करना होगा, तब आप फतह कर पाओगे। समझ रहे ना? पहाड़ को भी फतह कर दोगे कब? जब मेहनत करोगे लगन से, तब। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइए आयुष, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। वेरी गुड। आप बताइए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष सोच करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं आ रहा है, इसको याद नहीं आ रहा है? ऑप्शन देख करके बता सकते हैं। एग्जाम में तो आपको ऑप्शन मिलेगा जी। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन थे अध्यक्ष। हाँ, आप एटीएम का फुल फॉर्म बताइए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वचालित क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक चालक। आप स्वचालित टेलर मशीन को हाँ, स्वचालित टेलर मशीन। आप बताइए भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम भारत में देश का नाम विश्व में। हाँ, विश्व में सर्वप्रथम जापान में हुआ था। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, लंदन, जापान, फ्रांस और इंडिया। लंदन। वेरी गुड, लंदन में हुआ था। ऑप्शन से बताए हैं, ऐसे मिस हो रहा था। चलिए आप बताइए बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2005 नहीं 2000 बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 के आसपास हुआ था कुछ करके। एग्जैक्ट बताइए। ऑप्शन है 2000, 2002, 2004, 1998। हुआ था 2002। 2000 के आसपास बोले हैं, ये सही जाएगा। 2002 गलत हो जाता जी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, कुल मिलाकर के ये इनसे हमने 20 से अधिक क्वेश्चन पूछे और 1-2 को छोड़ करके इन्होंने काफी खूबसूरती से उत्तर दिया है। और जहां भी मिसिंग है उसे बेहतर तरीका से तैयारी करने की जरूरत है, उस पर समय दीजिए, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो लगता है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो वो और जब समय दीजिएगा, सोशल साइंस में थोड़ा सा और समय दीजिए, पहले से ज्यादा मेहनत कीजिए, और ताकि आपका इस पर भी जो थोड़ा सा कमांड नहीं है, जिस तरफ से कमांड नहीं है, जिस सोशल साइंस में आपके जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, ये सब जो है, ये सब आपदा प्रबंधन भी आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं उसको, तो आपका जहां भी वीक पॉइंट आपको लग रहा है उस पर समय दीजिए और उसे बेहतर कीजिए। तो कहां लगा अभी तक आपसे जितने क्वेश्चन पूछे गए, आपको इसमें क्या लगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है? हमें तो मतलब हम जो अब तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमें एसएससी में और थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए, जैसे हम दे भी रहे हैं और हम अपना मतलब और अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं। हमको एसएससी में थोड़ा हम वीक हैं, लेकिन उसको हम बहुत अच्छे तरह से हम पढ़ रहे हैं,
और हमको विश्वास है कि SST में भी हम बहुत अच्छा हो जाएंगे। एसएसटी में इनको और मेहनत करना है, सोशल साइंस में थोड़ा सा और मेहनत बढ़ाइएगा तो मुझे लग रहा है कि आपका मार्क्स बहुत बेहतर जाने वाला है ना। आपका राइटिंग मैंने देखा वो भी आपका ठीक ठाक है, आप सही लिख पाते हैं, क्योंकि राइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है जी। राइटिंग का भी अच्छा मार्क्स लाने में बहुत बड़ा रोल है। आप गंदा लिख करके, खराब राइटिंग लिख करके, काट कूट करके आप बहुत बेहतर मार्क्स अर्जित नहीं कर सकते हो, खास करके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, है ना। तो आपसे जाते जाते हम ये पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव तो आप लोग का 50 की जगह पर 100 है, कंफर्म हो गया है, और बीच में कुछ दिन ऐसा भी लग रहा था कि 50 की जगह पर 60 भी पूछा जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, 50 की जगह पर ये ऑब्जेक्टिव 100 सही है या 50 में 50 सही था, 60 सही था? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको तीनों में क्या ज्यादा ठीक लगेगा? देखिए, इसे हम बताएंगे कि अगर हम ऐसे पूरे छात्रों के दृष्टि से देखें तो 100 वाला ही सही है, लेकिन अगर मेरे तरफ से पूछा जाए कि कौन सही है तो हम 50 वाला को चूज करेंगे, क्योंकि 50 वाला रहेगा तो उससे ये होता है कि मतलब कितने बच्चों ने मेहनत किया, समय का भी बचत होता है। हाँ, समय का भी बचत होता है, उसमें कितने बच्चों ने मेहनत किया तो वो बच्चों का आया तो बच्चों को खुशी होती है। लेकिन अगर और 100 रहता है तो मतलब कोई भी मतलब ऐसे होता है कि नहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव रट लिए और पास कर गए, बात खत्म, तो ऐसा नहीं होता। तो 50 रहेगा तो उससे बच्चों में पढ़ने के प्रति और मेहनत होगा, और मतलब उसमें क्या बोलते हैं, और कॉम्पिटेटिव, मतलब सबको मतलब ऐसे नहीं होता है, उसको मतलब तुलना करने की क्षमता होगी, सबको पढ़ना पड़ेगा तब जाके पास होंगे। ऐसे नहीं कि मतलब ऑब्जेक्टिव सिर्फ रट लिए, सब्जेक्टिव कोई बात नहीं है तो हम निकल गए, वैसे नहीं होगा। तो सारे स्टूडेंट्स को अगर ध्यान में आयुष रखते हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इससे पासिंग प्रतिशत बिहार में बढ़ जाता है। दोगुना जब ऑब्जेक्टिव रहता है, दोगुना सब्जेक्टिव रहता है, तो इससे पासिंग प्रतिशत बढ़ जाता है। और 50% मतलब जितना क्वेश्चन है, जितना बनाना है आपको, उतना ही ऑब्जेक्टिव रहता है, तो पासिंग प्रतिशत थोड़ा सा डाउन रहता है। ऐसे मेहनत कश बच्चों के लिए, जो मेहनती है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि 50 ऑब्जेक्टिव है या 60 ऑब्जेक्टिव है या 100 है या एक भी नहीं है, उन्हें बहुत इस पे फर्क नहीं पड़ता। वे मेहनत कश है, वे लगन से पढ़ते हैं और उन्हें अपने मेहनत पर भरोसा है, इसलिए उनके लिए ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। तो आयुष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक 2023 एग्जाम के लिए, और नया वर्ष आपको मंगलमय हो। यह नया वर्ष आपके लिए काफी शानदार हो, क्योंकि नया वर्ष में ये नहीं सोचना है कि नया वर्ष से आपको क्या मिलने वाला है, आप इस नया वर्ष में क्या करने वाले हो इस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, आप कितना मेहनत करते हो इस वर्ष में। शुरुआत तो हो चुकी है नए वर्ष की, तो आप क्या करने वाले हो ये फर्क पड़ेगा, न कि आपको क्या मिलने वाला है। आपको वही मिलेगा जो आपको पहले मिलता था, लेकिन आप कितना मेहनत करने वाले हो, आप कितना कुछ अर्जित करने वाले हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयुष। और बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उम्मीद करते हैं कि काफी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट होगा। तो लगा होगा कि इस सवाल का जवाब वो भी जानते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ेगा। थैंक यू आयुष। थैंक यू भैया।